हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने बैलेंस शीट पढ़ा था और उसके साथ ही मैंने आपको बता दिया कि जो एक अकाउंटिंग का साइकिल होता है फ्रॉम द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन इन द जर्नल टू द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो कंप्लीट हो गया। मतलब आप इस लायक हो गए कि आप किसी भी सोल प्रोप्राइटर किसी भी बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हो, आप उसकी अकाउंटिंग कर सकते हो। आपके सिलेबस में एक चीज थी जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हालांकि जो आपका सिलेबस दिया था उसमें बहुत ऊपर दिया था और कायदे से निकलने पहले भी किया जाता है, पहले ही किया जाता है, मतलब बैलेंस शीट से पहले ही किया जाता है, बट मैंने डेलिबरेटली इसको फोल्ड करके रखा था ताकि आपको ये समझ आ जाए एग्जैक्टली हमें करना क्या है अकाउंटिंग, वो आपको समझ साइकिल पूरा समझ आ जाए। फिर एक बैंक रिकंसिलिएशन एक छोटा सा चीज है जो उस अगर मैं पहले आपको समझाता तो मुझे अपना ऐसा फील आ रहा था कि शायद से आपको क्या हो जाएगा, आपको एक टफ चीज लग जाएगी और आपको लगेगा इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और आपको लगेगा ये उसी अकाउंटिंग का पार्ट है, उस साइकिल का पार्ट है और कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन रहता है। तो पहले मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग सिखा दी कि हाँ जर्नल एंट्री करनी है, उसके बाद लेजर बनाना है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना है, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस बैलेंस बनाना है। ये हमारा अल्टीमेटली गोल है। दिस इज द we will be going through this, the process we will be following in doing the accounting. अब एक चीज है जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आज एक इस चीज के बारे में पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और पहले मैं आपको बताता हूं, आप याद करो जब हमने कैश बुक वाला लेक्चर पढ़ा था, जब मैंने जर्नल उसके बाद लेजर पढ़ाया था, फिर मैंने बोला था हम क्या करते हैं, हम कैश एक ऐसी चीज है जिसके हम डायरेक्टली जर्नल एंट्री नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली एक कैश का अकाउंट बनाते हैं जो जर्नल का भी काम कर लेता है और लेजर का भी काम करता है। ठीक है, हमने बनाया था ऐसे बनाया था हमने कैश बुक। हमने क्या बोला था तब कि हम क्या करेंगे, हम कैश में जितने भी ट्रांजैक्शन रहेंगे टाइम सेव करने के लिए हम उसको जर्नल नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली कैश अकाउंट में एंट्री करेंगे। तो ये हमारा था कैश अकाउंट, ऐसे था। हाँ सर, फिर हमने पढ़ा था कि इस कैश बुक के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। यहां पर मैं ट्रिपल कॉलम वाला छोड़ देता हूं, डिस्काउंट वाला कॉलम, बट हमने सीखा था हम ऐसा भी बना सकते हैं, हम दो अकाउंट एक साथ बना सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इधर लिखूंगा, ये हम इधर कैश अकाउंट लिखेंगे और इधर बैंक अकाउंट लिखेंगे, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। ये हमने पढ़ा था। हाँ सर, कैश बुक वाला लेक्चर जो था अगर तुम लोगों ने नहीं देखना है तो वो देख लेना अच्छे से, वहां पे हमने ये चीजें डिस्कस कर ली थी कि कैश में जितने भी ट्रांजैक्शन हो जाएंगे या बैंक में जितने भी ट्रांजैक्शन हो जाएंगे हम डायरेक्टली उनका क्या करते हैं, उनका डायरेक्टली एक अकाउंट बनाते हैं, जो क्या ऐसा सकता है कि वो डायरेक्टली उसका लेजर अकाउंट बनाते हैं, कोई जर्नल एंट्री नहीं करते हैं और उधर की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने कैश सेव कर दी तो हम करते थे डायरेक्टली कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपए। ठीक है, इसी तरीके से फिर क्या करते थे, अगर मेरा डेटर मुझे पैसे देता था तो और वो मेरे बैंक में जमा करता था, डायरेक्टली मुझे चेक देता था और मैं चेक बैंक में डालता था, तो मैं एंट्री करता था डायरेक्टली बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ऐसे करता था मैं। तो इससे क्या होता था, इससे मेरी आसानी ये होती थी कि मुझे पहले जर्नल एंट्री करनी नहीं पड़ती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, फिर जाके डेटर अकाउंट में पोस्ट करो, फिर जाके बैंक अकाउंट खोलो उसमें पोस्ट करो, क्योंकि 50% ऑफ द ट्रांजैक्शंस 50 to 60% आप डिमोनेटाइजेशन के बाद और भी ज्यादा हो गया कि कैशलेस इकोनॉमी की ओर जा रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस में कैश में होती है, या तो डायरेक्टली कैश में होती है या फिर मतलब बैंक में होती है। ठीक है, तो अभी आप देखो पेटीएम करते हो, यूपीआई करते हो, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पैसा जाता है, तो हम उसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो टाइम लग जाएगा, तो हम डायरेक्टली क्या बनाते हैं, बैंक अकाउंट बनाते हैं। तो हम सपोज ये डबल कॉलम कैश होगा, इसमें कैश और बैंक है। ठीक है, उसमें ट्रिपल कॉलम में हम बोलते हैं कैश बैंक डिस्काउंट होता है, तो मैं डिस्काउंट को इधर छोड़ रहा हूं, उसकी जरूरत नहीं है। अब हम बनाते हैं बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। ये क्या मतलब है, ये वाला अकाउंट क्या रिप्रेजेंट करता है सर, ये कैश अकाउंट रिप्रेजेंट करता है जो हमारा काउंटर होता है, कैश काउंटर होता है, उसमें जितना पैसा बचा, मतलब कैशियर के पास में जितना कैश है वो ये अकाउंट बोलता है। जब जब कैश आएगा तो वो इस अकाउंट में जाएगा और जब जब कैश निकलेगा तो इस अकाउंट से जाएगा। ठीक है, ये हमने सीखा था। उसके बाद हमने पढ़ा था ये क्या है, ये बैंक अकाउंट है। जब हम ये कैश बैंक में जमा करेंगे या हमारा डेटर, हमारा बिजनेस का एक बैंक अकाउंट होगा, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होती है, जो मैं अभी बोल रहा हूं डिमांड से ज्यादा ट्रांजैक्शन बैंक में होती है, तो हमारा एक बैंक अकाउंट होगा, तो उसका भी हम अपने पास हिसाब रखते हैं। ठीक है, तो हम कैश अकाउंट बनाते हैं और बैंक अकाउंट में दोनों को एक ही साथ बनाते हैं, दो कॉलम बनाते हैं, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। अब टिपिकल आप कोई कैश बुक देखना, किसी स्कूल का देखना या किसी दुकान का देखना, तो उधर ना एक दो पेज होगा। अगर एज्यूम करो ये ऐसी कॉपी है, ऐसे अगर वो बुक है
तो इसमें ये साइड लिखा होता है रिसीट साइड, ये लिखा होता है पेमेंट साइड, ठीक है। और फिर होते हैं दो कॉलम होते हैं, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, कैश कॉलम, बैंक। टिपिकल आप देखना आपको ये चीज मिल जाएगा अगर आप अपने आस पड़ोस में देखोगे, किसी भी बिजनेसमैन का, किसी स्कूल का जो कैश बुक होता है वो इसी तरह से। तो हम बिजनेस में भी यही करते हैं, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, ठीक है। अब यहां पे क्या समझ लेना है, पहले मैं बैंक डीआरएस पे आने से पहले थोड़ा बेस बनाऊंगा, ठीक है। तो कैश विद पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, सपोज मंथ एंड हो गया, एक मंथ के बाद हम क्या करते हैं, हम लेजर अकाउंट को क्लोज करते हैं, हम इनको भी क्लोज करेंगे, हम टोटल देखेंगे टोटल कैश कितना आया, ठीक है। सपोज वो 50,000 था, ठीक है, मैं जस्ट बोल रहा हूं 50,000 कैश था, और कैश आउटफ्लो जो हो गया था, पेमेंट जो की थी कैश की जितने भी थी, सपोज वो 30,000 की, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं यहां पे, बैलेंस कैरी डाउन 20,000। इसी तरीके हम बैंक में बोलते हैं पहले 20,000 की एंट्री आई, फिर 30,000 की एंट्री आई, फिर 20,000 की एंट्री आई सपोज, और 20, 30, 50 और 20, 70,000। इसके बाद बैंक से हमने पेमेंट्स कर दी, सपोज बैंक से हमने 40,000 की पेमेंट्स कर दी, पीछे कितना बचा, पीछे बचा 30,000। ये हमने मंथ एंड पे कर दिया, हमने मंथ एंड पे कैश अकाउंट को क्लोज कर दिया टू नो द बैलेंस। तो हमें पता चला कि हमारा जो कैश होना चाहिए 20,000 होना चाहिए, और हमारे बैंक में पैसे 30,000 है। ये कैश बुक कैसे बनाते हैं, जब कैश बैंक में करते, बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो क्या एंट्री होती है, वो तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, कैश बुक वाला लेक्चर जो इसी प्लेलिस्ट में, वो तुम देख लेना, वहां से क्लियर करेंगे। क्रक्स है लास्ट में जब लेजर अकाउंट को क्लोज करते हैं, बैलेंसिंग जब करते हैं, तब इस बैलेंस से पता चलता है हमें कि हमारे पास कैश कितना होना चाहिए। अगर मैं मंथ एंड पे बना दूंगा, अगर मैं मंथ एंड पे बना दूंगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा सपोज 31/8 को मैं बनाऊंगा, और 31/8 को मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास कैश कितना होना चाहिए 20,000, और मेरे पास बैंक में कितना पैसा होना चाहिए 30,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझ लेना, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात ये देखो, कैश मेरा एसेट है तो इसका डेबिट बैलेंस होता है, बैंक में जो पैसा बचा है आप उसको भी अपना एसेट मान लो, जो मेरी फिलॉसफी है, मैं बैंक अकाउंट को भी अपना एसेट मानता हूं, तो मेरे लिए वो डेबिट बैलेंस है। कैश चाहे मेरे काउंटर में हो या मेरे बैंक अकाउंट में, दोनों मेरे एसेट है तो उसका डेबिट बैलेंस हो। तो यहाँ पे निकला कैश का डेबिट बैलेंस 20,000, और यहाँ पे निकला बैंक का डेबिट बैलेंस मेरा 30,000। व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स कि मेरे कैशियर के पास कितना पैसा होना चाहिए 20,000। तो मैं कैशियर को बोलूंगा भाई गिना दे मुझे 20,000 रुपए, तो बोलेगा सर ये रहे 20,000 रुपए, जो कैश बुक से भी रिफ्लेक्ट होता है कि मेरे पास 20,000 होना चाहिए, सर ये वो 20,000 रुपए है। तो हिसाब बराबर, कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, सब परफेक्ट है, कुछ चोरी नहीं हुई है, कुछ कैशियर से मिसप्लेसमेंट ऑफ फंड्स नहीं हो गए, सब कुछ ठीक है। खुश? हाँ सर बिल्कुल खुश है। 20,000 रुपए कैश बुक भी दिखा रहा है कि कैश 20,000 होना चाहिए, और 20,000 रुपए कैशियर गिना भी रहा है कि सर ये 20,000 रुपए है। तो हिसाब में कोई हेरा फेरी नहीं है, कोई चोरी नहीं हुआ, उससे कहीं फंड्स मिस अप्रोप्रिएट नहीं हुए, सब कुछ ठीक हो गया, फाइन। अब जाते हैं हम बैंक में। इसका मतलब क्या हुआ फिर, बैंक में हमारे पास 30,000 रुपए होना चाहिए, जो कैशियर ने, जो अकाउंटेंट ने, सॉरी, जो अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग की है उस हिसाब से हमारे बैंक में होने चाहिए 30,000 रुपए। तो हम क्या करते हैं, हम अपने कैशियर को या अकाउंटेंट को बैंक भेजते हैं, क्या भेजते हैं, बैंक, और उसको बोलते हैं वहां से बैंक स्टेटमेंट ले आ जा। जाते हैं नहीं जाते हैं? हाँ सर जाते हैं। अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं, तो फिर दूसरा चीज क्या होता है सर, जो हमारा अकाउंट है, हमारे पास एक कॉपी होती है पासबुक। आप में से हर किसी के पास पासबुक होगा, हर किसी का बैंक में अकाउंट होगा, तो क्या होता है पासबुक। तो उसको बोलते हैं जा पासबुक में एंट्री करके आ जा। वो जाता है बैंक, या तो बोलेगा ये सर मेरा पासबुक है इसको अपडेट करके दे दो, या बोलेगा कि सर मुझे अपने अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए। दोनों चीजें, पासबुक एक कस्टमर की कॉपी होती है तो बैंक करके उसमें एंट्री करता है, जो आप में से हर किसी ने कराया होगा अपने पासबुक को। कभी कहीं पे कुछ डॉक्यूमेंट देना होगा तो वहां पे अपडेटेड पासबुक मांगते हैं, या ऐसे आपने जानने के लिए कि बैंक में कितना पैसा पड़ा है तो पासबुक है, नहीं तो फिर बैंक वालों से अपने अकाउंट की स्टेटमेंट भी मंगा सकते हैं, जो वो आपने वहां से सिस्टम से देखे बैंक स्टेटमेंट। तो जब तुम अकाउंटेंट को बोल रहे हो कि जा बैंक जा और वहां से ला बैंक स्टेटमेंट, तो वहां से जो बैंक स्टेटमेंट ला रहा है, यू आर एक्सपेक्टेड कि बैंक कितना बोलेगा। देखो यहाँ पे अकाउंटेंट के जेब में पैसे इतने 20,000, तो आपने गिना दिए 20,000। वहां पे तो आप बैंक में जाके अपने अकाउंट में तो पैसा नहीं होता है ना, ऐसा मतलब कोई अकाउंट नहीं है, लॉकर नहीं है, उसमें 30,000 रुपए है। ये बैंक का एक्नॉलेजमेंट है कि आपके हमारे पास 30,000 रुपए है। तो वो कहां से पता चलेगा, बैंक स्टेटमेंट से। जो ही आपने ये बैंक स्टेटमेंट लाई,
यूं ही आपने ये बैंक स्टेटमेंट लाई या यूं ही आपने पासबुक में एंट्री करा दी, अगर वहां पे भी बैलेंस 30,000 है, इट मीन्स ओके हमारे हिसाब से बैंक में 30,000 रुपया होना चाहिए, और जब हमने बैंक से स्टेटमेंट लाई वहां पे भी 30,000 रुपए है, इट मीन्स अकाउंटेंट ने जो अकाउंटिंग की है वो करेक्ट की है, मोरलेस वो करेक्ट की है। ऐसा नहीं है कि इसने यहाँ पे बोला था, यहाँ पे इसने एंट्री की थी कि मैंने बैंक में कैश डिपॉजिट कर दिए 20,000, सपोज वो यहाँ से बोल रहा है कि मैंने कैश बैंक में एंट्री कर दी, मैंने 20,000 रुपया बैंक में जमा करा दिए, तो यहाँ पे उसने वो 20,000 रुपये दिखा दिए टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000, ये जो उसने एंट्री की थी कैश बुक में सपोज, तो हमें क्या लगता था एक चीज, क्या पता इसने वाकई ये बैंक में जमा कराए हैं कि नहीं कराए हैं, क्या पता इसने ले लिया होगा, मुझे दिखा था, कब पता चलेगा जब हम बैंक स्टेटमेंट लाएंगे, और जब बैंक स्टेटमेंट लाए तो इसके हिसाब से 30,000 रुपए होने चाहिए बैंक में, और जब से हमने बैंक से स्टेटमेंट लाई बैंक ने भी बोला तुम्हारे 30,000 रुपए है, अगर उन्होंने बोला तुम्हारे 30,000 इट मींस अकाउंटेंट ने कुछ फेरा फेरी नहीं की है, कैशियर ने कुछ फेरा फेरी नहीं की है, सब कुछ ठीक है ना? हाँ सर सब ठीक है, मगर अगर ऐसा हुआ जब हम बैंक में गए और वहां से स्टेटमेंट लाई, स्टेटमेंट से पता चला कि वहां पे हमारे 20,000 रुपए ही है, वहां पे हमारे 20,000 रुपए है, तो हम क्या करेंगे? हमारा अकाउंटेंट बोलता है कि सर बैंक अकाउंट में 30,000 रुपए है, हम जब स्टेटमेंट मंगाते हैं वहां पे कितने हैं खाली, वहां पे 20,000 रुपए है, तो क्या हो गया सर, डिफरेंस आ गया, यहाँ पे हमारे हिसाब से 30,000 होना चाहिए और बैंक के हिसाब से 20,000 रुपया है, इट मीन या तो कहीं हमने गलती की है या तो कहीं बैंक ने गलती की है, या हमारा अकाउंटेंट झूठ बोलता है या तो हमारा कैशियर झूठ बोलता है, या कुछ गलती लगी है या कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यू है, जिसकी वजह से मतलब या तो हमारे एंड पे कोई गलती होगी है या तो बैंक के एंड पे कोई गलती होगी, या कुछ चीजें हैं जिनकी अकाउंटिंग ना हमने की है या उस तक कुछ की अकाउंटिंग बैंक ने नहीं की है। अलबत्ता क्या क्रक्स निकल रहा है कि बैंक बैलेंस जो है, जो बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा है और जो मेरे बुक्स में दिख रहा है वो मैच नहीं हो रहा है। अगर ऐसी चीज होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी चीज पे रेगुलर बेसिस पे होता है वो बैंक रिकंसिलिएशन पे होता है। आप अभी अकाउंट असिस्टेंट बनने जा रहे हो, आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पर। मान लो मेरी बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप अकाउंटेंट हो, आपको किसी कैशियर हो या अकाउंटेंट हो, आपको किसी और की उतनी ज्यादा टेंशन नहीं है जितनी आपको अकाउंटिंग में सबसे ज्यादा टेंशन इस बैंक रिकंसिलिएशन की होगी, क्योंकि अगर आपका पैसा नहीं मैच हुआ ना, जब वो यहाँ पे 20,000 रुपया कैश था तो आप आराम से गिन सकते थे कि 20,000 है कि नहीं है, खुद पता चलेगा कि कितना है। बट बैंक में अगर दिक्कत है तो बहुत चीजें इंवॉल्व है, तो हो सकता है कि आपको एंटरप्राइज जो है, अगर बड़ी कंपनी है तो वो आपको नौकरी से निकाल देंगे अगर ये बैंक रिकंसिलिएशन नहीं हो गया पूरा, और आप हिसाब नहीं दे पाए 20,000 रुपया क्यों है, 10,000 कहाँ गए, तो आपको नौकरी से भी निकाल सकते हैं या आपको वो अपने जेब से वो पैसे देने पड़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक रिकंसिलिएशन। तो ये अगर ऐसी डिफरेंस आ जाए कि मेरे कैश बुक में जो बैंक बैलेंस है वो कुछ और आ रहा है और जो बैंक की बुक्स में मेरा बैलेंस आ रहा है वो कुछ और आ रहा है, इन डिफरेंसेस को एड्रेस करने के लिए, इन डिफरेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए एंड देन इन बैलेंस को रिकंसाइल करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसाइल करना मतलब क्या होता है, मिलाना। तो हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं। नॉर्मली याद रखो ये स्टेटमेंट है, तो आपके क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में आ सकता है, तो पहली चीज आपको हो सकता है अगर क्वेश्चन में आएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ लेजर, इज अ स्टेटमेंट, इज इन ट्रायल बैलेंस, मतलब व्हाट इज द करेक्ट थिंग, द करेक्ट इज इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन अकाउंट, इट्स नॉट अ जर्नल, इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड। क्यों बनाया जाता है, टू रिकंसाइल द बैंक बैलेंस, जो आपका बैंक में बैलेंस है वो रिकंसाइल करना है, ठीक है, इन कैश बुक। कैश बुक में जो बैंक बैलेंस है, ये कैश बुक में बैंक कॉलम है, ये आपका बैंक कॉलम है कैश बुक में, इसके हिसाब से 30,000 होने चाहिए। टू रिकंसाइल दिस बैलेंस 30,000 विद द बैंक बैलेंस एज शोन इन बैंक स्टेटमेंट, जो बैंक बैलेंस बैंक स्टेटमेंट में 20,000,
इसको रिकंसाइल करना है आपने। तो जो स्टेटमेंट आप बनाओगे, उसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, ये कैश बुक वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा आज तक तो इस लेक्चर को पहले देखो, उसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे आ जाना। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि क्या रीजंस है, क्या वो रीजंस है कि जिस वजह से हमारे बैंक में कम पैसा आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैशियर बोल रहा है कि मैंने तो कैश बैंक में डिपॉजिट करा दिया और वो बैंक में हुआ ही नहीं है डिपॉजिट, तो वो झूठ बोल रहा है, उसने वो पैसे खुद घर ले लिए हैं। या ऐसा तो नहीं है कि बैंक वालों ने वो किसी और के खाते में डाल दिए हैं। तो हम कब कब पता चलेगा? हम बैंक स्टेटमेंट मंगा लेंगे, ठीक है। तो वहां से हम देखेंगे क्या चीजें होगी, क्या गड़बड़ होगी। ठीक, और जो स्टेटमेंट हम बना देंगे जिसमें हम रिकंसाइल करेंगे, उसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे बस एक छोटी सी बात बताऊंगा पहले। ये मुझे बहुत सारे बच्चों ने ये क्यूरीज भी पूछी, हालांकि मैंने ये कैश बुक वाले जब मैंने लेक्चर था वहां पे भी थोड़ा एड्रेस कर दिया था, पर क्योंकि आज के लिए हम बैंक स्टेटमेंट पढ़ ही रहे हैं तो यहाँ पे भी ये रिलेवेंट है। एक छोटी सी चीज बताऊंगा, और ये ऐसी चीजें जो आप में से जिसको मोबाइल बैंकिंग होगी ना उसको ये डाउट आया होगा, अगर वो अकाउंटिंग में उतना अच्छा नहीं है या अभी इस चक्कर में उसने अकाउंटिंग सीखी है, अकाउंट असिस्टेंट की जॉब की है, तो उसको ये डाउट होता होगा। तो उस डाउट को मैं यहाँ पे टेक केयर करूंगा। ठीक है, देखो अकाउंटिंग आप भी करते हो, अकाउंटिंग बैंक भी करता है। ठीक है, आपके लिए जो बैंक अकाउंट है आपका, जो आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है, जैसे मेरे पास जेके बैंक में अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है मेरा। अगर मैं अपनी अकाउंटिंग करूंगा, मेरे लिए जो बैंक में पैसा है वो क्या है? मेरा एसेट। जब मैं अपने अकाउंट में पैसे, ये सपोज मेरा बैंक अकाउंट है, ठीक है, ये मेरा बैंक अकाउंट है, जब मैं अपने अकाउंट में पैसे डालूंगा तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, बैंक अकाउंट को डेबिट करूंगा अपने। सपोज मेरी सैलरी आ गई मेरे बैंक अकाउंट में, तो मैं क्या करूंगा? तो सैलरी, ठीक है। और जब मैं यहां से निकाल दूंगा पैसा, मैंने विड्रॉ कर दिया, तो मैं क्या करूंगा? बाय कैश। फिर मैंने पैसे निकाल दिए, बाय कैश। फिर मैंने अपने किसी दोस्त को ट्रांसफर कर दिए, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं सैलरी वाला हूं तभी मैं यही एंट्री कर रहा हूं, मेरे पास सिर्फ एक ही इनकम आती है सैलरी की। ठीक है, मेरी ट्यूशन से या मेरी कहीं और से कोई इनकम नहीं आ रही, मेरी सैलरी वाली इनकम आ रही है। और यहां से मैंने कैश में जब पैसा निकाला तो बाय कैश करूंगा और इसको क्या करूंगा? क्रेडिट। और यहां से मैंने अपने दोस्त को सपोज दिया, बाय उस फ्रेंड्स का नाम लिखूंगा XYZ, उसको मैंने सपोज पैसे दे दिए तो मैं करूंगा। ठीक है, और मंथ एंड पे मैं करूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, मेरे बैंक में इतना बैलेंस होना चाहिए। तो ये मेरे बैंक में क्या रहेगा? फिर ये डेबिट साइड ज्यादा होगा तो मेरा क्या रहेगा? डेबिट बैलेंस। ठीक है, ये तो पता है आपको। ठीक है, बट जरा हम बैंक की बात करेंगे। जो जेके बैंक है, ठीक है, वहां पे मेरा अकाउंट होगा, वहां लतीफ से अकाउंट होगा। जो मेरा लतीफ से अकाउंट होगा, सपोज 00113 मेरा बैंक अकाउंट है, पहले कोई SB113 मेरा बैंक अकाउंट है। ठीक है, तो ऐसे उनके पास एक अकाउंट होगा मेरा। हाँ, तो ये जब मेरा अकाउंट होगा, जब इसमें मेरी सैलरी आएगी मेरे अकाउंट में जब सैलरी आ जाएगी तो वो क्या करेंगे मेरे अकाउंट? बैंक के लिए मेरा अकाउंट क्या है? अगर मेरे लिए ये एसेट है, बैंक के लिए क्या है? ये बैंक में जो मेरा पैसा है, जब मैंने बैंक में पैसा जमा कर दिया तो बैंक के लिए क्या है? सर बैंक के लिए लायबिलिटी, बैंक के लिए ये लायबिलिटी है। दिस इज द मनी विच इज ओवर्ड बाय बैंक टू मी। तो मेरे अकाउंट में वहां पे पैसा है, तो कल को मैं जाऊंगा तो बैंक को बोलूंगा मुझे अपना पैसा वापस दो। तो बैंक के लिए क्या है? वो लायबिलिटी। मेरे लिए जो पैसा बैंक में है, मेरे लिए एसेट है, बैंक के लिए वो क्या है? लायबिलिटी। तो वो क्या करेगा? जब मैं उसके अकाउंट में पैसे डालूंगा तो अगर वो ट्रेडिशनल अप्रोच से एंट्री करेगा तो वो क्या बोलेगा? लतीफ के अकाउंट को क्रेडिट करो। क्यों? लतीफ ने दिया है। अगर सपोज वो कैश दे दिया, मेरा जो एम्प्लॉयर है उसने कैश दे दिया या उसने अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया, तो जिस अकाउंट से डेबिट करेगा जो भी होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? वो मेरे अकाउंट में सैलरी क्रेडिट करेगा, सैलरी फ्रॉम IOCL करके वो क्रेडिट करेगा। ठीक है, और IOCL के अकाउंट को वो डेबिट करेगा। ठीक है, उसने क्या कर दिया? मेरे अकाउंट को क्रेडिट, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसा आया तो वो रूल बोलेगा क्रेडिट द गिवन, अगर वो ट्रेडिशनल अप्रोच से कर रहा है। और अगर मॉडर्न अप्रोच से करेगा वो बोलेगा मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है और लायबिलिटी जो बढ़ा रहे हैं वो क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब मैंने पैसा निकाल दिया कैश,
तो वो क्या करेगा, लकी पिक्स अकाउंट डेबिट टू कैश, जब जब मैं कैश निकालूंगा तो वहां पे बोलेगा इस एटीएम से तुमने निकाला, और यहाँ पे टू कैश इस एटीएम से मैंने निकाला, और यहाँ पे टू ट्रांसफर टू दिस अकाउंट, दिस अकाउंट को तूने ट्रांसफर कर दिया, 0135 में तूने ट्रांसफर कर दिया ये, और लास्ट में वो बोलेगा, लास्ट में बोलेगा दिस इज द बैलेंस। तो वहां पे क्या बोलेगा वो, मेरा बोलेगा वो क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ये समझ आई बात। जो मेरी बुक्स में, यहां पे मुझे क्या बताना है आपको बात, जो मेरी बुक्स में बैंक का बैलेंस डेबिट होगा, जब मैं बैंक स्टेटमेंट लाऊंगा वहां पे क्या लिखा होगा, क्रेडिट बैलेंस। तो आपका वो डाउट दूर हुआ कि नहीं हुआ, वो डाउट दूर हुआ कि सर जब हम बैंक स्टेटमेंट लाते हैं या जब हम पासबुक लाते हैं, लास्ट में वो यहाँ पे बैलेंस बोलता है, यहाँ पे वो बोलता है बैलेंस, सपोज जो भी है 10,000 क्रेडिट, या ऐसे इस क्वेश्चन में 10,000 क्रेडिट। सर वो क्रेडिट क्यों लिखता है, सीआर क्यों लिख रहा है, जबकि मेरे पास तो डेबिट बैलेंस है। सर ये हमारी बुक्स में डेबिट बैलेंस है, उसकी बुक्स में तो वो लायबिलिटी है ना, तो उसका क्या बोला, बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर हुआ। हाँ सर ये कंफ्यूजन दूर हो गया कि हम जो बैंक स्टेटमेंट लाते हैं वहां पे सीआर क्यों लिखा होता है, क्यों, ये बैंक के कॉन्टेक्स्ट से देखो, बैंक के लिए ये लायबिलिटी है, तो जब जब तुमने पैसा दिया उसने क्रेडिट कर दिया, और जब जब तुमने पैसा दिया लिया वहां से तो डेबिट किया। तभी जब आप एटीएम से पैसे निकालते हो ना, एटीएम से जब तुम पैसे निकालते हो तो क्या मैसेज आता है, एटीएम से जब तुम पैसे निकालते हो तो क्या मैसेज आता है, your account has been debited by rupees 3,000, ये मैसेज आती है, your account has been debited by rupees 3,000। वो तो ये कौन बोल रहा है तुम्हें, तुम बोलोगे सर ये डेबिट क्यों कर रहा है, कैश में तो क्रेडिट करते हैं, वो हम क्रेडिट करेंगे, वो हम करेंगे क्रेडिट जब हम पैसा निकालेंगे बैंक से। वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा हमने तुम्हारे अकाउंट को जब तुमने पैसा निकाला हमने तुम्हें डेबिट कर दिया, क्योंकि हमारी लायबिलिटी कम होगी। तो बैंक अपने एंगल से बोलता है, हमारे एंगल से नहीं बोलता, वो अपने एंगल से बोलता है कि तुमने पैसा निकाल दिया तो हमने तुम्हारे अकाउंट को क्या किया, डेबिट किया, क्योंकि जब तुमने पैसा दिया था हम बोलते थे क्रेडिट द गिवर, और जब तुम पैसे ले रहे हो हम बोलते हैं डेबिट द रिसीवर, या हमारी लायबिलिटी कम होती है, हम लायबिलिटी कम करने को डेबिट करते हैं। तो जब जब तुम पैसा निकालते हो तो तुम्हें मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। और कभी कभी तुम्हें क्या होता है, बैंक को मैं भूल जाता हूँ, लेंस कार्ड से कहीं और से मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, मतलब आपके अकाउंट को क्रेडिट किया होगा, वो तो फालतू वाला झूठ वाला होता है। बट बैंक से जब आपको मैसेज आएगा, जब आपको सपोज आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आपको सैलरी आ गई, आप किसी दोस्त ने पैसे लिए थे फिर उसे ट्रांसफर करते, तो आपके मोबाइल में मैसेज क्या आएगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय दिस मच अमाउंट, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय दिस मच अमाउंट। मतलब क्या हुआ, बैंक ने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। आप जब वही बनाओगे तो आप अपनी बुक्स में क्या करोगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे। तो यहाँ पे क्रक्स ये निकला कि जो वो आपको डाउट था वो दूर हो गया, कि हमें ये मैसेज क्यों आता है डेबिट क्रेडिट का, वो दूर हो गया कि वो बैंक के कंटेक्स्ट से देखना होता है। बैंक की लायबिलिटी बढ़ जाती है आपके पैसे डिपॉजिट करने से, तो वो आपको क्रेडिट करता है, क्रेडिट द गिवर कहती है, और बैंक जब आप पैसे निकालते हो डेबिट द रिसीवर करके वो आपको अकाउंट को कम करता है। ठीक है, ये हो गया। और दूसरी चीज, जब आप बैंक स्टेटमेंट मंगाओगे तो वहां पे आपका उल्टा बैलेंस होगा, वहां पे उल्टा बैलेंस होगा। अगर यहाँ पे आपका डेबिट आ रहा है बैंक में, इट मींस आप बोलते कि मेरे पैसे बैंक में है, और बैंक क्या बोलेगा, हाँ आपके पैसे बैंक में है, मगर बैलेंस क्या आएगा, क्रेडिट। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या थी मेरे इस क्वेश्चन में, मेरे क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये थी, मेरे हिसाब से डेबिट बैलेंस आ रहा था 40,000, बट उनके हिसाब से क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 30,000, उनके हिसाब से 30,000 का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। मेरे हिसाब से ज्यादा पैसा होना चाहिए, उसके हिसाब से पैसा कम है। अब हम देखेंगे कि क्या रीजंस है, अब हम देखेंगे क्या रीजंस है। देखो अब क्या बताता हूं उनका क्या रीजंस है, क्यों पैसा कम है। अगर मैं ये पहला एग्जांपल देता हूं, मैं ये मेरा था, पहले इसको समझने के लिए जब मैंने बैंक स्टेटमेंट मांग ली, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें बैंक के स्टेटमेंट करना है तो हम क्या करते हैं, ये बैंक का पासबुक रहा, जिसको पासबुक भी बोलते हैं या बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है, और ये मेरा अकाउंट रहा, ठीक है। तो उसके बाद हम कैश बुक लेते हैं, ठीक है, और ये बैंक पासबुक आ गए, और जो रिकंसिलिएशन करते हैं वो कैसे दिखाता हूं। यहाँ पे क्या आ गई मेरी, क्रेडिट टू सैलरी डेबिट साइड, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट साइड से बाय सैलरी,
इट मींस ये एंट्री मैंने भी कर दी है पोस्ट, ये एंट्री बैंक ने भी पोस्ट कर दी है। इट मींस यहाँ पे कोई गलती नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सपोज कैश निकाला है 3000 और यहाँ पे बैंक भी बोल रहा है तुमने कैश निकाला है 3000। इट मींस ये 3000 और 3000 मैच हुआ, हाँ सर ये 3000 और 3000 मैच हुआ। फिर मैंने 1500 रुपए निकाले थे और बैंक भी बोल रहा है कि तुमने 1500 रुपए निकाले थे, ये एंट्री और ये एंट्री मैच हो गई। उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपने दोस्त को 9000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। मैंने तो लिखा है 9000, मैंने लिखा है 9000 और जब मैं बैंक का देखता हूं, बैंक ने लिखा है कि आपने अपने दोस्त को 9100 रुपीज ट्रांसफर कर दिए। कितना बोल रहा है, 9100 रुपीज डेबिट कर दिया ना उसने मेरे अकाउंट को, कि बोला तुमने ट्रांसफर कर दिया है। मैं बोल रहा हूं भाई मैंने तो 9000 ट्रांसफर किया था, तुम क्यों बोल रहे हो 9100? तो बैंक की स्टेटमेंट से मुझे जब डेप्थ में पता चलता है, मेरे दोस्त को, तो मैं दोस्त को फोन करता हूँ, भाई तुझे कितने पैसे मिले थे बैंक से? वो बोल रहा है मुझे तो 9000 मिले। तो मैं जब बैंक स्टेटमेंट को डिटेल में पढ़ता हूँ तो वहां से मुझे पता चलता है यहाँ पे बैंक ने IMPS चार्जेस या RTGS चार्जेस, NEFT चार्जेस, जो भी बोलो, बैंक चार्जेस 100 रुपया लगा दिए बैंक ने, 100 रुपया। या तो ऐसे एक एंट्री मिलेगी आपको 9100 की, या आपको दो एंट्रीज मिलेगी, एक आपको 9000 की एंट्री मिलेगी और आपको 100 की बैंक चार्जेस करके एंट्री मिलेगी, बैंक चार्जेस फॉर अबव ट्रांसफर। तो ये आपको 100 रुपए का अलग से मिलेगा। तो आप बोलोगे 9000 का मेरा क्रेडिट, 9000 का बैंक का डेबिट, ये मैच हो गया। और फिर आपको पता चलता है ओ बैंक ने तो 100 रुपए का चार्ज लगा दिया है, बैंक ने तो 100 रुपए का चार्ज लगाया था, ये तो मुझे पता ही नहीं था, तो मैंने तो नहीं लगाया, मैंने तो नहीं कर दिया ये 100 रुपए का डेबिट, क्योंकि मुझे तो थोड़ी पता था बैंक ने कितना चार्ज। अगर होता बैंक चार्ज तो मैं क्या एंट्री कर लेता, तो मैं एंट्री करता, अगर वो मेरे लिए खर्चा था तो मैं एंट्री करता, मैं अपने अकाउंट को ठीक करता, फिर मैं यहाँ पे एक एंट्री करता, बाय बैंक चार्जेस 100, ठीक है। उसके बाद मेरा बैंक में जो बैलेंस होता है वही बैंक में होता है। तो समझ आ गई बात? या मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी थी, जब मैंने अपने अकाउंट को मैच करने की कोशिश की तो मैं देख रहा था मेरे अकाउंट का बैलेंस जो एज पर पासबुक है वो कम है एज कम्पेयर टू जो मेरे हिसाब से आना चाहिए। तो मैंने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना दिया और वहां से मुझे पता चला कि बैंक ने कुछ चार्जेस डेबिट कर दिए थे जो मुझे पता नहीं, वो इस ट्रांसफर के चार्जेस होते हैं या फिर क्वार्टरली ATM चार्जेस लगते हैं या कुछ और चार्जेस लगते हैं, वो हो सकता है, या फिर उसकी वजह से आपका बैलेंस कम हो सकता है, या हो सकता है 3 मंथ के बाद या 1 मंथ के बाद बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दे दिया है, 3 मंथ का इंटरेस्ट कुछ 39 रुपीज दे दिया। अब मुझे थोड़ी पता था कि मुझे इंटरेस्ट मिला है, तो मैं तो इसको काउंट ही नहीं करता था। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है, मेरा बैंक बैलेंस और मेरे बुक्स में जो बैंक का बैलेंस है वाइजा जो बैंक की बुक्स में मेरा बैलेंस है वो मैच नहीं हो सकता है। तो फिर मैं क्या करता हूं, फिर मैं या तो अपनी बुक्स को ठीक करके एंट्री करूंगा, अगर मैं एंट्री नहीं कर तो एक तरीका है, जब मेरा देखा कि ये मैच नहीं हो रहा है, तो मैं उसके बाद क्या करता हूं वो मैं आगे बताता हूं। एक तरीका है, मैं यहाँ पे एंट्रीज करूंगा, तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट पे एंट्री करूंगा 39 रुपीज, उसके बाद मैच हो जाएगा, वो हम आगे करेंगे। बट फिलहाल के लिए याद रखो, ये मिसमैच जो आते हैं वो कुछ रीजन होते हैं, जब हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि व्हाट इज द रीजन कि मेरा बैंक बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, मतलब जो मेरा बैंक बोलता है कि तुम्हारे इतने पैसे हैं, वाइज जो मैं बोलता हूं कि मेरे इतने पैसे होने चाहिए वो मैच नहीं हो रहा है। अभी मैंने अपना छोटा सा एग्जांपल दे दिया कि मेरा जो सैलरी अकाउंट है मेरे हिसाब से इतने पैसे होने चाहिए, बट जब मैंने बैंक पासबुक लाया, पासबुक में एंट्री करा दी मैंने, या मैंने ऑनलाइन अपने अकाउंट की नेट बैंकिंग से स्टेटमेंट डाउनलोड कर दी, या मैंने चेक कर दिया, तो पता चला मेरा अकाउंट में तो उतना पैसा है ही नहीं। फिर मैंने उसको रिकंसाइल कर दिया, तो मुझे पता चला एक तो बैंक ने मेरे जो दोस्त को ट्रांसफर किया था वहां पे चार्जेस लगाए हैं और जो इंटरेस्ट था वो क्रेडिट कर दिया, उस वजह से मेरा बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। तो समझ आया हमें ये जो डिफरेंसेस होते हैं, बैंक बैलेंस एज पर माय कैश बुक एंड द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, इसमें जो डिफरेंस है ये दो रीजन है। एक डिफरेंस है जिसको हम बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस, और दूसरा होता है एरर्स। जो मैंने अभी मेरी एग्जांपल दी वो टाइम डिफरेंस थी।
बैंक ने इंटरेस्ट मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था, बट अभी तक 31/8 तक मैंने इस इंटरेस्ट को क्रेडिट नहीं किया, इट्स टाइम डिफरेंस। तो मैं अगले दिन की स्कीम को एंट्री करूंगा, माय अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो उसकी वजह से क्या होगा, बैलेंस ठीक हो जाएगा। और दूसरा तरीका है, जैसे दूसरा तरीका बैंक ने चार्जेस लगा दिए और मैंने चार्जेस नहीं दिए थे, तो फिर मैं चार्जेस की एंट्री करूंगा, तो उनको बोलते हैं टाइमली डिफरेंसेस। या तो टाइमली डिफरेंस होगी कि बैंक ने कोई अकाउंटिंग की है, मैंने अकाउंटिंग नहीं की है, ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस, ओनली टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, एरर्स। या तो कैश बुक बनाते वक्त मेरे से गलती हो गई है, सपोज मेरे डेटर ने कैश दे दिया था, गलती से मैंने बैंक कॉलम में लिख दिया, तो मेरा बैंक बैलेंस तो ठीक नहीं होगा, बैंक बोलेगा आपने तो कभी किसी डेटर ने पैसा नहीं दिया। फिर मुझे पता लगा ओ ये तो मैंने यहाँ पे गलती की है, मुझे कैश में एंट्री करनी थी, मैंने बैंक में एंट्री कर दी, उसको बोलते हैं एरर। या तो मैंने एरर कर दिया या बैंक ने एरर कर दिया। सपोज बैंक को गलती लगी, मेरे कैशियर जब कैश मतलब एंट्री कर, मेरा कैशियर जब कैश डिपॉजिट कर रहे थे, उसने बोला था इस अकाउंट में जमा करना, और बैंक से गलती होगी उसने किसी और अकाउंट में जमा कर दिए। तो जब मंथ एंड में गए, हमने स्टेटमेंट मंगा ली, स्टेटमेंट से पता चला ये पैसा तो कभी गया नहीं है। हमने कैशियर को पकड़ा, बोला भाई तूने तो ये जमा ही नहीं किया। बट अब एक और चीज मैं बताता हूँ, वॉचर वाला लेक्चर पढ़ा था हमने, हाँ सर वॉचर वाला लेक्चर पढ़ा था। वॉचर वाले में क्या मैंने बोला, कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे उसका वॉचर रख लेना, कल को ऑडिट हो जाएगा तो फिर काम आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या देगा, तुमने कैश डिपॉजिट कर दिया, बैंक वाला बोलता है कि नहीं हमने तुम्हारे अकाउंट में तो पैसा ही नहीं आया, जब मंथ एंड देखा तो बैंक ने वो जमा ही नहीं किया। तो अब क्या प्रूफ है कि तुमने पैसा जमा कर दिया था? जब तुम बैंक में जमा करते हो पैसा, वो पे इन स्लिप भरते हो ना, पहले पे इन स्लिप भरते हो ना, हाँ सर पे इन स्लिप भरते हो। वो पे इन स्लिप क्या है, वो वो होता है ना, एक ऐसा होता है छोटा और एक बड़ा होता है। फिर जब बैंक वाला चला जाता है, इसमें ठप्पा मारता है, इसमें ठप्पा मारता है, इसको काट के अपने पास रखता है, ये तुम्हें रिटर्न करता है। ये तुम्हारे लिए क्या सर्व करेगा सर, ये मेरे लिए सर्व करेगा वॉचर। इसके बेसिस पे ये मैं अकाउंटेंट को दूंगा, अकाउंटेंट एंट्री करेगा कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। जब मैं अकाउंटेंट को बोलूंगा मैंने कैश डिपॉजिट के ऊपर का वॉचर दिखा दे, तो मैं उसको ये पे इन स्लिप दिखाऊंगा, ये मेरे लिए वर्क करेगा एज वॉचर। आज की डेट में जब मैं देख रहा हूं वो पैसा नहीं आया, तो मैं इस स्लिप को निकालूंगा, और बैंक में जाऊंगा, देखो भाई मैंने 10,000 रुपए का जमा कर दिया था ना, ये आपने ठप्पा लगा के दे दिया था ना। फिर वो देखेंगे अच्छा भाई जो हमारे पास वो वॉचर है उसका जिसपे वो लिखा होता है टिक, उसको निकाल देता, हाँ भाई तुमने दे दिया। फिर वो देखता अच्छा उस वॉचर नंबर को मैंने किसके अकाउंट में रखा, ओह माय गॉड ये तो किसी और के अकाउंट से गया। फिर वो उसके अकाउंट को डेबिट करेगा, तुम्हारे अकाउंट को क्रेडिट करेगा। तो दो फायदे हो गए वॉचर, यहाँ पे वॉचर का भी फायदा समझ आ गया और बैंक रिकन्सिलिएशन का भी फायदा समझ आ गया। बैंक रिकन्सिलिएशन में पता चलेगा कि ये गलती हो गई है, मेरा कैश डिपॉजिट नहीं हो गया, और मेरे लिए प्रूफ क्या है, मेरे पास प्रूफ वो वॉचर है, पे इन स्लिप है, उसको लेके बैंक जाऊंगा, बैंक ने बोले हाँ भाई मेरे से गलती हो गई है, मेरी गलती की वजह से किसी और के अकाउंट में गया है, तो वो वहां से ठीक करेगा। नहीं होगा तो उस कैशियर को खुद, जो बैंक का कैशियर होगा उसको अपने जेब से देना पड़ता है। अगर कल को उस सपोज जिसके अकाउंट में से ट्रांसफर करते हैं उसके अकाउंट में 0 बैलेंस है, ठीक है ना। अभी आया था एक का, किसी रामलाल का पैसा श्यामलाल के अकाउंट में जा रहा था, उसके अकाउंट में पैसे आ रहे थे, हर दिन 250 आ रहा था, कुछ वो निकाल रहा था, उसको फिर बोला लास्ट में तुम्हें रियलाइज नहीं होगा कि तुम्हारे अकाउंट में कहां से पैसा आ रहा है? तो उसने बोला मुझे लगा मोदी जी ने बोला था 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में आएंगे, तो ये वही 250 करके मोदी जी दे रहा है, दिहाड़ी लगा के। एनीवेज जोक से बात, ठीक है। तो कहने का मतलब था कि यहाँ से बैंक से गलती हो सकती है, ठीक है, या मुझसे गलती हो सकती है, मैं कैश में एंट्री कर रही हूँ बैंक में हो गई। तो यहाँ पे मैंने आपको वोचर भी जस्ट ये रखा। तो मेरा कहने का मतलब तो जो डिफरेंसेस होते हैं ये दो तरह से होते हैं, तो टाइमिंग डिफरेंस होते हैं या एरर्स होते हैं। तो ये आइडेंटिफाई हो जाएंगे, उसके बाद हमको ठीक करेंगे, बट ठीक करने से पहले हम क्या करते हैं, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं और फिर जाके एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी जो मैंने इसमें बिफोर मैं आ जाऊं कि मैं डिफरेंट केसेस बता दूं तुम्हें क्या क्या केसेस हो सकते हैं, मैं जस्ट तुम्हें एक फॉर्मेट बताता हूं कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, क्योंकि उससे हमारा मोटा मोटा बहुत चीज कंप्लीट हो जाएगा। तो एक चीज जस्ट मैंने अभी जो अपना सैलरी वाला एग्जांपल लिया था, ये मैं अपना बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाऊंगा। मैं अपना बैंक रिकन्सिलिएशन, वो बिजनेस अपना थोड़ा बड़े लेवल पर बनेगा। देखो कैसे करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में, पहले बैलेंस देते हैं, हम किसको मैच करना चाहते हैं। तो हमें क्या है, एक पास कैश बुक है, कैश बुक में बैलेंस है 40,000 और बैंक बैलेंस है 30,000, ठीक है। ये एक था मेरा एग्जांपल, ये जो बिजनेस वाला एग्जांपल था, जिसको मैं छोड़ देता हूं, मैं अपना सैलरी अकाउंट वाला एग्जांपल दूं, जिसको मैंने अभी आपसे डिस्कस कर दिया था। तो मैं अभी देख रहा था
जो बैंक का पासबुक है, पासबुक में जो मेरा पैसा है, पासबुक में दिखा रहा है कि मेरे पैसे बैंक में कितने हैं, 9070। कितना है, 9000, मैं एग्जैक्टली दिखाता हूं जो मैंने वहां पे यूज किया था, 9061, 9039, और मेरे हिसाब से मेरा जो कैश बुक है उसमें बैलेंस आ रहा है बैंक का 9100। तो अगर मैं एक और चीज यहां पे बताता हूं, बैंक के पासबुक में ये क्रेडिट होगा, मेरे कैश बुक में डेबिट होगा, ये समझ रहे हैं? हाँ सर। अब मुझे इसको रिकंसाइल करना है। रिकंसाइल जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो जो मैच हो रहा है उसको छोड़ते हैं, वो तो मैच हो गया, तो हम स्टार्ट करते हैं या तो कैश बुक से स्टार्ट करेंगे या तो पासबुक से स्टार्ट करेंगे और दूसरे के पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमें रिकंसाइल करना है ना, तो एक को बेस देंगे, उसमें से वो सारी चीजें प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, जो करना होगा, ताकि हम दूसरे के बैलेंस तक पहुंच जाए। वो जो मैच हो जाएगा, इट मींस हमारा आंसर ठीक है। सपोज यहां पे मैं कैश बुक को बेस देता हूं, मैं लिखता हूं बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना है बैलेंस एज पर कैश बुक, 9100। फिर मैं देखता हूं बैंक स्टेटमेंट, जो अभी का एग्जांपल था, उसमें मैं देखता हूं क्या क्या चीजें हैं जो एडिशन है। उसमें मुझे दो चीजें पता चली, जो मेरे में है उसमें, मेरे में नहीं है उसके अकाउंट में है। वो दो ट्रांजैक्शन थी, एक बैंक ने इंटरेस्ट मुझे दिया है 39 का, और बैंक ने चार्जेस मुझसे डिडक्ट किए हैं 100 के लिए। ये दो चीजें, इंटरेस्ट है और चार्जेस है। हाँ सर, ये दो चीजें। तो इसमें मैं क्या करता हूं, बैंक में क्या हुआ है, 39 ऐड हुआ है। हाँ सर, बैंक में 39 ऐड हुआ है, जो मेरे में नहीं हुआ। अब मैं किसको बेस दे रहा हूं, यहां पे देखो, मैं किसको बेस दे रहा हूं, मैं कैश बुक को बेस दे रहा हूं। अगर अब मुझे कैश बुक को ठीक करना है और मुझे बैंक पासबुक के हिसाब से बैलेंस करना है, तो मैं क्या लिखूंगा इसमें, मैं लिखूंगा, अच्छा इसमें मैंने क्या चीज ऐड नहीं किया है जो बैंक में ऐड हुआ है, मैं लिखूंगा ऐड इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। ये मैंने नहीं किया ना पासबुक में। पासबुक में मैंने ये एक अलग स्टेटमेंट बनाता हूं, बैंक के स्टेटमेंट अलग बनाता हूं, और ये भी एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है, 31/8 को, क्योंकि हर दिन बैंक का और पासबुक का बैलेंस अलग अलग हो सकता है, मेरा कैश और बैंक अलग हो सकता है। तो मैं हर जिस दिन का बनाऊंगा, नॉर्मली हम मंथ एंड में बनाते हैं, तो 31/8 का जब मैं बैंक डिटेल्स से बनाता हूं, तो मैं बताऊं बैलेंस एज कैश बुक 9100। तो जब मैंने बैंक से रिकंसाइल करते हैं, पता चला मैंने इंटरेस्ट 39 का वो नहीं ऐड किया है अपने कैश बुक में, जो कि बैंक ने ऐड किया है, तो मैं वो 39 ऐड करता हूं। बस ऐड वाली एक ही आइटम थी, ये कितना हुआ 9139। तो क्या करता हूं मैं बोलता हूं, अच्छा बैंक ने ना 100 रुपए का मुझे चार्ज लगाया था, 100 रुपए का मेरा चार्ज लगाया था, बैंक चार्ज, जो कि मैंने लेस नहीं किया इस 9100 में। तो मैं क्या करूंगा, बैंक चार्जेस को क्या करूंगा, 100 रुपीज का बैंक चार्ज क्या करूंगा, लेस। तो इसमें ये माइनस करूंगा, कितना आ रहा है 9039। दिस विल बी द बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। तो कितना आया 9039। तो यहां पे भी देखो कितना आ रहा है 9039। इस तरीके से क्या होता है, जो मेरा बैलेंस एज पर कैश बुक है वो रिकंसाइल होता है बैलेंस एज पर पासबुक। तो इसमें आपकी मर्जी है, आप चाहे पासबुक से स्टार्ट करो, अगर आप पासबुक से स्टार्ट करोगे तो क्या करोगे, फिर आप देखोगे कैश बुक में क्या हुआ है, कैश बुक में 39 ऐड नहीं हुआ है, मेरे इसमें ऐड हुआ है, तो 39 को लेस करोगे। और पासबुक कैश बुक में क्या हुआ है, 100 लेस नहीं हुआ है, यहाँ पे मैंने लेस कर दिया, तो उसको वापस ऐड बैक करूंगा, तो मैं बैलेंस एज पर कैश के पहुंचूंगा। ये आपकी मर्जी है, बैंक का इसके साथ कोई लेना नहीं है। बट मैं जो बिलीव करता हूं, हमें डायरेक्टली क्या करना चाहिए, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक होना चाहिए। तो हम देखेंगे क्या कैश बुक में नहीं हुआ है जो बैंक में हुआ है, उसको यहाँ पे इफेक्ट देखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, कैश बुक में ये इंटरेस्ट जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो हम पासबुक में लेस नहीं करेंगे, करने को कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें रिकंसाइल करना है। यू बीइंग एन अकाउंटेंट, यू बीइंग ए कैशियर, यू जस्ट हैव टू प्रूव टू योर बॉस दैट तुमने कोई चोरी नहीं की है, तुमने कोई मिसअप्रोप्रिएशन नहीं है। तो तुम यहाँ से पकड़ के ठीक कर दो, या यहाँ से इसको उल्टा करके इस पे लाओ, इट्स ओके ना। तुम्हारे बॉस को समझ आना चाहिए कि तुमने कोई फ्रॉड नहीं किया है, तो तुम कहीं से भी पकड़ो, इट्स फाइन। बट मैं बोलता हूं करेक्टली वी शुड आइडियली स्टार्ट फ्रॉम द कैश बुक ओनली।
ठीक है, क्यों? अल्टीमेटली तो मुझे वो सारी ट्रांसफर स्टेटमेंट मालूम है कि एग्रीमेंट में देना है ना। हाँ सर देना है, तो मैं क्या लिखूंगा, एड इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक लेस बैंक चार्जेस, तो बैलेंस एज पर पासबुक 9039, तो मालिक भी खुश हो जाएगा, हाँ भाई कोई फ्रॉड नहीं हुआ। उसकी ये तो हम सिर्फ बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ये अकाउंटिंग अभी करनी पड़ेगी हमें। हाँ सर ये अकाउंटिंग अभी तक तो अकाउंटिंग नहीं करनी, तो हम क्या में एक एंट्री इंटरेस्ट करते हैं और एक बैंक चार्ज इंटरेस्ट करते हैं। बैंक चार्जेस मेरा एक्सपेंस है, इंटरेस्ट मेरी इनकम है, तो वो दोनों बुक हो जाती है और जो करेक्ट होना चाहिए वो होता है। और कभी कभी अगर उसके बाद भी लग रहा है कि डिफरेंस है, तो फिर हम देख लेते हैं बैंक में, अगर कोई एरर हो सकता है, बाय द वे पता चल जाता है क्या चीज है, ठीक है। तो पता चला हमें क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा जितना अभी तक पढ़ा था उसको थोड़ा सा समराइज करेंगे, फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि जब हम अपने बुक्स में बैंक का बैलेंस बनता है और एट द मंथ एंड हम देखते हैं कि हमारे बैंक में इतना पैसा होना चाहिए और कभी-कभी वो नहीं होता है, इट मींस कुछ डिफरेंसेस हुए हैं, तो उनको रिकंसाइल करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन प्रोसेस करते हैं। बैंक से स्टेटमेंट मंगाते हैं, अपना स्टेटमेंट एक पासबुक कैलकुलेट में और टिक टिक मारते हैं जो जो मिल रहा है, जो जो नहीं मिल रहा है दीज आर द डिफरेंस, और उनको फिर एक स्टेटमेंट में रिकंसाइल करते हैं ताकि मैनेजमेंट को दिखा दे कि किसकी वजह से नहीं मैच हुआ, ठीक है। इसमें एक आध चीजें और है, उनको भी डिस्कस करूंगा मैं, तो जस्ट मैं यहाँ से नोट्स से लिखूंगा क्या क्या चीजें हैं, उनको डिस्कस करूंगा ताकि तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। मोटा मोटी तो ये हो गया, और कुछ चीजें हैं जिससे और क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे अभी तो मैंने ये अपना छोटा सा बताया था, इधर 10,000 का डिफरेंस है, 10,000 का डिफरेंस कैसे हो सकता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। आ जाओ अपने नोट्स पे, ठीक है। और एक और चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ, अपनी नोट्स, अब ये तो मैंने नोट्स दे दिए आपको, इनको भी ठीक है, पर जो तुम अपने हैंड्स नोट्स बनाओ, हैंड रिटन नोट्स बनाओ वो बहुत बड़ा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ तुम ये सारे नोट्स चिपका दो, तुम्हें ये नहीं करना है, यहाँ से तुम्हें समझ आएगा, दिस इज जस्ट एज अ बुक, ऑनेस्टली मैं जो भी कंपाइल करूंगा एक बुक बनेगी तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें किसी और बुक से देखने की जरूरत नहीं है, बट तुम अपने पास शॉर्ट नोट्स बना दो। बाय शॉर्ट नोट्स बट आई मीन, जैसे आप बैंक बीआरएस का नोट बनाओगे तो तुम्हें क्या बनाना है, स्टेप नंबर 1, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट, आप ब्रैकेट में लिखिए इज नॉट ए लीगल, क्योंकि जिस तरह से आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ठीक है, हमारे में डेबिट बैलेंस होता है, बैंक में वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ब्रैकेट में लिख सकते हो रूल, हमारे लिए वो एसेट है, बैंक के लिए वो लायबिलिटी है, क्योंकि इससे तुम्हारे कंजम्पशन की लायबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से जितने भी वो क्वेश्चन बोलते हैं, द डिफरेंस कैन बी बिकॉज़ ऑफ टू रीजंस, टाइमिंग डिफरेंस और एरर्स, तो थोड़ा थोड़ा करके लिखते क्या लिखते, तो ताकि जिन जिन से लगता है आपको कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप हो सर, उन चीजें सारा नोट नहीं बनाना है आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में तो आपको उसी हिसाब से पॉइंट्स बनाने, ठीक है। अब मैंने जो ये टाइमिंग डिफरेंस बोली थी, जो डिफरेंस आएगा मेरा बैंक अकाउंट में वाइजा बाय माय बैलेंस एंड द कैश द बैलेंस डिपिक्टेड बाय द बैंक, वो रीजन जो होता है टाइमिंग डिफरेंस वो होता है, ठीक है। अब मैं कुछ चीजें यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जो मैंने नोट्स में लिखा है, व्हाट आर द रीजंस वो मैं यहाँ पे लिखाता हूँ। अभी हम टाइमिंग डिफरेंस की बात करें, ठीक है। पहला तो बहुत सिंपल है, एरर या तो मुझसे हो सकता है या बैंक से होता है, पहले दिखा दीजिए बैंक में, उसके बाद या तो मैंने गलती की हो तो मैं ठीक करूंगा अपने क्या को, बैंक ने गलती की है तो बैंक को बोल के ठीक करके मेरे अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, क्योंकि एरर तो कोई बड़ी बात नहीं है। टाइमिंग डिफरेंस में कुछ यहाँ पे लूंगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ टाइमिंग डिफरेंसेस है, उनको तुम्हें बता दूंगा ताकि तुम्हें क्लैरिटी आ जाए कि इसका मतलब क्या होता है और इसका इंपैक्ट क्या आएगा, ठीक है। मेरी लेक्चर्स थोड़ी लंबी जाएंगी, मैंने बोला था 10-15 मिनट का, मतलब 20 मिनट के लेक्चर्स देखो, मतलब मैं रिकॉर्ड करूंगा, जो मेरी पहली वीडियो आई थी उसमें मैंने ये चीज बोला था, बट फिर मुझे लगा कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई शुड बी एबल टू डू दिस, जैसे तभी मेरे लेक्चर्स ज्यादा जा रहे हैं, और तुम्हारा तो दिन 24 घंटे का होता है, उसमें अगर 1 घंटा मैं ले जाऊंगा तुम्हारी नॉलेज के लिए, तो डेफिनेटली मैं 1 घंटा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तुम्हें, तो तुम्हें चाहिए कि उस वीडियो को पूरा देखना, ये मत देखना कि तुम कहीं और से देख लो 15 मिनट में उन्होंने कवर कर दिया, तो वो 15 मिनट में 15 मिनट की नॉलेज नहीं होगा, और मैं यहाँ पर जो नॉलेज दे कोशिश करता हूँ ऐसी नॉलेज तुम्हें दे दूं जिससे तुम कहीं पे भी नॉट ओनली कि तुम्हारी जॉब लग जाए, और जॉब में भी तुम्हारी आसानी हो जाएगी, एंड यू विल वॉच माय नोट्स, नोट कर दो इस वर्ड को, जब तुम्हारी जॉब लगेगी उसके बाद भी तुम्हें मेरे लेक्चर, अगर आज अच्छे से नहीं समझा तो तब भी जरूरत पड़ेगी मेरे लेक्चर्स की, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ टाइमिंग डिफरेंस बोलता हूँ और उनको समझाता हूँ तुम्हें। टाइमिंग डिफरेंस नंबर 1, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये क्या होता है और इससे कैसे डिफरेंस आएगा, ठीक है। तुम बोलोगे सर क्या होता है, कैसे डिफरेंस होता है। चेक इश्यूड मतलब हमने किसी को चेक दे दिया, हम किसको चेक देते हैं, हम अपने कर्जदार को चेक देते हैं, हमारे क्रेडिटर को चेक देते हैं, देते हैं नहीं देते। हाँ सर, जब भी हम किसी क्रेडिटर को, अक्सर हम कश्मीर में यही करते हैं, मतलब बिजनेस में यही करते हैं, चेक देते हैं, और वो भी क्या देते हैं, पोस्ट डेटेड चेक देते हैं,
देते नहीं देते, पोस्ट डेटेड चेक देते हैं फलानी तारीख के जिसमें मैं चाहूँ, और वो चेक पे ऐसे देते हैं उस दिन बैलेंस नहीं होता है और वो चेक बाउंस हो जाता है। ठीक है, अल्लाह बचाए ऐसे कामों से। इंसान अपने वादे के कभी खिलाफ वर्जी नहीं करना चाहिए। ठीक है, बेईमानी नहीं करनी चाहिए। एनीवेज बेईमानी नहीं कर रहे हैं, बट हम चेक दे रहे हैं, बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। मगर जो मेरा क्रेडिटर है उसने अभी प्रेजेंट नहीं किया है। अब इससे टाइम डिफरेंस देखो कैसे आएगा। सपोज मैंने 28 अगस्त को एक क्रेडिटर को चेक दे दिया, उसको मैंने 5,000 का चेक दे दिया। अब मुझे बताओ, जब मैंने उसको 5,000 का चेक दे दिया तो मैंने अपनी बुक्स में क्या एंट्री कर दी? सर मैंने जब उसको दे दी तो ये अगर मेरा बैंक बुक है, ठीक है, मैं सिर्फ बैंक कॉलम रखता हूं, अभी हम कैश कॉलम को भूल जाता हूं, दैट्स इररिलेवेंट, मैं ये बैंक कॉलम है मेरा। ठीक है, जब मैंने इसको 5,000 का चेक दे दिया तो मैंने क्या एज्यूम किया कि वो बैंक में जाएगा और वहां से पैसे निकालेगा तो मेरा बैंक काम हो जाएगा। तो मैं एंट्री करता हूं, जो भी जर्नल एंट्री में नहीं करता हूं क्रेडिटर अकाउंट, बट अगर जर्नल एंट्री बनती तो ये बनती क्रेडिटर अकाउंट है तो बैंक अकाउंट 5,000, बैंक से पैसा कम हो जाएगा, मेरा एसेट कम हो जाएगा तो क्रेडिट करूंगा, और डेटर ये क्रेडिटर मेरा कम हो जाएगा, डेबिट का रिसीवर करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, बाय क्रेडिटर 5,000 ये एंट्री करूंगा। जब भी मैंने चेक इशू कर दी तो मैंने एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बाय क्रेडिटर एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्रेडिटर को डेबिट करूंगा और बैंक से पैसा निकल जाएगा तो बैंक को मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। मगर मैंने उसको 28 तारीख को दे दिया चेक, और 31 मार्च को जब मैं स्टेटमेंट लाता हूं बैंक से, ये जब मैं 31 मार्च को बैंक अकाउंट पे लाता हूं तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं यहां पे 5,000 का डेबिट होना चाहिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं यहां से 5,000 का डेबिट होना चाहिए। तो मैंने कस्टमर को चेक दे दी थी, वो उसने निकाला होगा, बट जब मैं देखता हूं वहां पे कोई भी डेबिट मुझे 5,000 वाला नहीं मिल रहा है। इट मींस जो चेक मैंने उसको दी थी 28 तारीख को, अभी वो बैंक में नहीं गया, क्योंकि उसको पता है चेक की वैलिडिटी 3 महीने की होती है। चेक की वैलिडिटी 3 फ्रॉम द डेट ऑफ द चेक, उससे 3 महीने वैलिडिटी होती है। तो उसको अभी टाइम नहीं मिला होगा, बिजी होगा, कुछ भी होगा, तो वो अभी बैंक में नहीं गया जमा करने, तो वो बैंक में निकालने नहीं गया, उस वजह से क्या हुआ, मेरा बैंक से पैसा नहीं निकला है। तो उसको क्या बोलते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब मेरे क्रेडिटर ने मुझे प्रेजेंट नहीं किया, इसकी वजह से क्या होगा, मेरी बुक्स में क्या होगा, मेरी बुक्स में बैंक का बैलेंस कम होगा, बट बैंक की बुक्स में मेरा बैलेंस ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? बैंक मैं एज्यूम करता था, सपोज इसके बाद मेरे पास बचे होते थे 10,000 रुपया, अगर मेरे पास 10,000 बचे तो जब मैं बैंक में जाऊंगा तो बैंक स्टेटमेंट से कितना पता चलेगा, बैंक स्टेटमेंट में पता चलेगा सर 15,000 रुपए, ये पता चलेगा, ये तो गलत है। क्यों ये मैच क्यों नहीं हो रहा है, सर 5,000 का चेक लेस कर दिया है हमने, जो कि बैंक ने नहीं किया है। तो जब मैं रिकंसिलिएशन करूंगा तो मैं ऐसे बोलूंगा, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 15,000, सॉरी 10,000। अब क्या बोलूंगा, ऐड, इसमें क्या वापस करूंगा, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 5,000, 5,000 का चेक ऐड करूंगा, कितना हुआ 15,000। तो ये मैं सपोज भूल जाता हूं यहाँ पे, तो बैलेंस एज पर पासबुक कितना हुआ 15,000, रिकंसाइल हो गया। हाँ सर हमारे हिसाब से 10,000 बैलेंस होना चाहिए था, बट बैंक के हिसाब से 15,000 है, रिकंसाइल करूंगा, रिकंसाइल क्या करूंगा, बैंक बैलेंस एज पर क्या है 10,000 ऐड करूंगा, जो इसमें बैंक में नहीं हुआ है लेस, बैंक में क्या लेस नहीं हुआ है 5,000, तो जो मैंने लेस कर दिया बट बैंक ने लेस नहीं कर दिया, अब मैं कैश को छेड़ रहा हूं, कैश को क्या करूंगा फिलहाल ऐड करूंगा, तो 5,000 ऐड करूंगा तो कितना है 15,000, तो बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक रिकंसाइल हो गया। समझ आया बात, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, हाँ सर ये समझ आ गया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है। अब मैं दूसरी चीज देता हूं, समझ आया, हाँ सर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया। चेक paid into the bank but not yet cleared। अब क्या हो गया, उल्टा देखो, मेरा जो डेटर था उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे 29 अगस्त को 10,000 का चेक दे दिया, उसने 29,000 का 10,000 का चेक दे दिया, तो मैंने अपने कैशियर को उठा के बोला भाई जा ये बैंक में जमा करके आ जा।
तो जब उसी दिन हम अपने चेक को बैंक में जमा करते हैं, तो अगर हम चेक को 2-3 बार करते हैं हम उसको कैश नहीं करते, और जब फिर बैंक में जमा करने जाते हैं तो फिर कैश कम करते हैं, बैंक में एंट्री करते हैं। पर अगर आपने चेक उठाकर बैंक में डाल दिया तो आप एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। जब आपके पास चेक आया और आपने उठा के बैंक में डाला तो आप क्या बोलते हो? आप बोलते कि बैंक में पैसा आ गया, ठीक है। अभी तो चेक ही था, बट चेक डिपॉजिट बैंक को एंट्री क्या करते हो? सर आप एंट्री करते हैं जब हमें कस्टमर चेक देता है तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ये करते हो? हाँ सर हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो हमने क्या किया होगा सर? आपने किया होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 10,000। बट क्या हुआ जब बैंक के पास चेक था, बैंक कैशियर गया, कैशियर ने चेक दे दिया, उसने ठप्पा वप्पा लगा दिया, एक्नॉलेज उसके चेक के साथ भी एक पे स्लिप भर दे कि कैश है कि चेक है, तो वहां पर चेक भर दो, तो उसका पे स्लिप काट के वापस देता, तो मेरे पास वो वाउचर है। तो वो बोलता है चेक करे था, चेक जमा, बोलेगा हाँ सर मैंने तो चेक जमा कर दिया। तो फिर देख रहे क्यों नहीं हो गया, फिर क्या हो गया, पता चला कि चेक जो है, अब यहाँ तो बोलेगी कि मैंने तो जमा कर दिया, तो बैंक ने क्रेडिट क्यों नहीं किया? बैंक ने, बट नॉट येट क्लियर। आपको पता है जो चेक्स होते हैं वो डायरेक्टली कस्टमर के अकाउंट में नहीं जाते, वो अगर डिफरेंट ब्रांच के होते हैं तो एक क्लियरिंग हाउस होता है। सपोज मेरे कस्टमर ने मुझे एसबीआई की चेक दी है, मेरे कस्टमर ने मुझे एसबीआई की चेक दिया, और मेरा बैंक किस में है? जेके बैंक में। तो मैं जब जेके बैंक में चेक लेके जाऊंगा, वो डिफरेंट ब्रांच की चेक, तो जेके बैंक वाला एक दूसरे ब्रांच में जाते हैं जिसको बोलते हैं क्लियरिंग हाउस। क्या बोलते हैं? क्लियरिंग हाउस। तो वहां पे ये दोनों बैंक्स आपस में सेटलमेंट करते हैं। अभी क्या हो गया, उसमें नॉर्मली 2-3 दिन लगते हैं, चेक को क्रेडिट होने में 2-3 दिन लगते हैं, अगर वो डिफरेंट ब्रांच का। अगर अपने ब्रांच का होता तो जल्दी होता है, तो हो सकता है दूसरे ब्रांच का था या बीच में सैटरडे संडे आ गया, या नहीं होगा। 31 अगस्त तक क्या हुआ, ये चेक अभी क्लियर नहीं हुआ। उसकी वजह से क्या होगा, बैंक कब देगा मेरे अकाउंट में क्रेडिट? बैंक कब देगा मेरे अकाउंट में क्रेडिट? जब आएगा पैसा, जब ये क्लियर हो जाएगी। ये अभी चेक क्लियर नहीं हुई है, तो अभी तक उनके मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया होगा, तो उसी वजह से क्या होगा, मेरा और बैंक का बैलेंस मिसमैच होगा। जो मैंने देखा था मेरे हिसाब से 40,000 आना चाहिए, बैंक के हिसाब से 30,000 ही है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये 10,000 का चेक जो मैंने एंट्री कर दी थी बैंक में अभी क्लियर नहीं हुए है। तो माई बैलेंस एज पर पासबुक कितना है? 40,000। तो इसमें क्या लेस करूंगा सर? इसमें लेस करूंगा checks paid into bank but not clear yet। अभी ये बैंक अभी थोड़ी देगा मेरे अकाउंट में क्रेडिट, वो तब देगा जब ये क्लियर हो जाएगा। जब क्लियर हो जाएगा तब वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो बैंक के हिसाब से ये माइनस करूंगा, बैंक के हिसाब से 30,000। तो इट मीन जो बैंक में 30,000 आते हैं, रीजन ये है वो 10,000 पे जाकर भी क्लियर नहीं हुआ। जब वो क्लियर हो जाएगा तब जाकर बैंक में भी 40,000 दिखेगा और मेरी स्टेटमेंट जाने पर। तब तक हम क्या बनाएंगे, हम एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्योंकि इसकी अब हमारी अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, इसकी हमें अकाउंटिंग करने की जरूरत है। हम क्यों दोबारा अकाउंट करेंगे? हमें पता है कि ये टाइमिंग डिफरेंस है, तो 2-3 दिन बाद दिख जाएगा। तब तक हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हर बार नहीं है कि हम लेकर अकाउंट में चेंज करेंगे, नहीं, ये तो 2-3 दिन बाद ठीक हो जाएगा। टाइमिंग डिफरेंस है, तो हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम बोलते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, और उसमें से क्या करते हैं, लेस करते हैं चेक पेड। अकाउंट में लेस नहीं करते, एक स्टेटमेंट में दिखाते हैं। अब देखो हमारे 30,000 उसके 30,000, तो ऑडिटर भी खुश, मालिक भी खुश, अकाउंटेंट भी खुश, कैशियर भी खुश, बैंक वाला भी खुश, और आप भी खुश, मैं भी खुश, कि आपको समझ आ गया। ठीक है, अब मैं तीसरी चौथी पांचवी चीज बनाऊंगा। मैं अब उसमें उतना टाइम नहीं लूंगा, मैं उसकी अकाउंट में एंट्री नहीं करूंगा, बट आप लोग खुद से उसकी अकाउंट में एंट्री करोगे और समझोगे कहां पर, बट मैं उनको डिस्कस करूंगा और बोलूंगा तुम्हें कि वो क्या होते हैं। ठीक है, दिस इज डायरेक्ट डेबिट्स मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। अगर डायरेक्टली डेबिट कर दिया, जैसे अभी मैंने दिखाया था, बैंक ने मेरा 100 रुपया डेबिट कर दिया था बैंक चार्जेस, तो वो क्या था, डायरेक्टली डेबिट कर दिया था बैंक ने। तो ये दिस अगेन टाइम डिफरेंस, क्योंकि मुझे नहीं पता था ना कि बैंक ने मेरे बैंक चार्जेस डेबिट कर दिए, तो क्या वही चेक की क्लियरिंग चार्जेस डेबिट कर, तो मुझे कहाँ पता था। तो वो मुझे तब पता चलेगा जब मैं बैंक स्टेटमेंट लूंगा, और उसके बाद उसको भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में दिखा दूंगा। उसके बाद क्या है, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट इन बैंक बाय डेटर्स। अगर किसी डेटर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, अभी क्या था, डेटर ने मुझे चेक दे दिया, डेटर ने मुझे चेक दे दिया, तो मैंने क्या कर दिया, अपने कैश बुक पे एंट्री कर दी, और अगर वो क्लियर होगी तो बैंक में भी दिखेगी, क्लियर नहीं होगी तो 2-3 बार दिखेगी, टाइमिंग डिफरेंस है। ठीक है, बैंक डियार्स में कभी भी क्या होता है, डेटर ने क्या कर दिया, अपनी मर्जी से 31 तारीख को मेरे उसने हिसाब देखा होगा, बल्कि उसको था, तो उसने क्या उठा के मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए की ट्रांजैक्शन कर दी। अब मुझे तो पता नहीं था कि 10,000 रुपए का उसने जमा कर दिया खुद से, उसने तो मुझे बोला भी नहीं। जब मैंने स्टेटमेंट लाई, तो स्टेटमेंट लाके मुझे पता चला कि अच्छा उसने तो 10,000 रुपए का जमा कर दिया, मुझे तो नहीं पता था, तो मैंने एंट्री नहीं की थी।
तो इसमें क्या हुआ, डायरेक्टली उसने बैंक में जमा कर दिया तो बैंक में ज्यादा बैलेंस होगा, मेरे बुक्स में कम होगा। उसके बाद में फिर बैंक स्टेटमेंट बनाऊंगा और उसमें उसको लेस करके मैच करूंगा, सिर्फ स्टेटमेंट में, अकाउंट में नहीं, अकाउंट में बाद में एंट्री करूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, एक मिनट, चेक्स डिपॉजिट ऑब्लिक बिल डिस्काउंटेड डिसऑर्डर, ठीक है। अब मैं बता दूं आपको, देखो अभी मेरे कस्टमर ने चेक दे दिया था तो मैंने क्या कर दिया था, मैंने उस चेक को बैंक में डाल दिया था, तो मैंने किया था बैंक अकाउंट डेबिट टू डेबिट। सपोज बैंक ने भी वो क्लियर, बैंक ने भी क्या कर दिया था, बैंक ने अगर मेरे अकाउंट में एंट्री कर दी तो उसने मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 10 लाख से, बाद में वो चेक जब उसने प्रेजेंट कर दी वो डिसऑर्डर हो गई, वो जिसको हम बाउंस चेक बोलते हैं। अगर वो चेक बाउंस हो गई तो उस वजह से क्या होगा, तो उस वजह से क्या होगा, जब वो चेक बाउंस हो जाएगी तो वो क्या करेगा, मेरे अकाउंट को वापस करेगा, मेरे अकाउंट को वापस करेगा। जब वो क्लियरिंग करने के लिए गया तो उसने क्या किया, अगर मेरे अकाउंट को पहले डाल दिया तो वापस करेगा, या नहीं हुआ तो वो कुछ नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगा और मैं बोलूंगा कि यार चेक तो बैंक में गया था और वहां पे वो बाउंस हो गया, तो उसने मेरे अकाउंट को अगर पहले क्रेडिट किया होगा फिर क्या करेगा, डेबिट, या डेबिट ही नहीं करेगा, क्रेडिट ही नहीं करेगा पहले, तो उस चक्कर में क्या था, मेरा चेक बाउंस हो जाएगा। तो मैंने तो एंट्री यहाँ पे की होगी, बैंक ने नहीं की होगी, तो उस वजह से भी फर्क है, ठीक है। या बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो आपकी सर्विस बनी है, बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक से मैंने डिस्काउंट करा दी और बाद में वो डिसऑनर होगी तो बैंक मेरे अकाउंट में डेबिट करेगा और मुझे पता भी नहीं था, जब स्टेटमेंट होगा तब पता चलेगा कि बैंक में डेबिट है। इंटरेस्ट अलाउड है बैंक, जैसे वो 100 रुपए का इंटरेस्ट 39 का इंटरेस्ट था, बैंक ने इंटरेस्ट मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, मुझे कहां पता था, जब स्टेटमेंट होगा तब पता चलेगा। तो दिस इज द टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है। अब डिफरेंस कॉज्ड बाय एरर्स, अब एरर्स क्या मेरी वजह से हो सकता है, बैंक की वजह से, तो उन दोनों को ठीक करेंगे, ठीक है। तो कहां पर ठीक करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, ठीक है। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का ये मैंने फॉर्मेट बोल दिया, फॉर्मेट के साथ, बट इसके मेथड्स दो हैं। एक मेथड है जो मेरे पास अभी कैश बुक था, जो टिपिकली मेरा पहला एग्जांपल था कैश बुक का, जब मैंने वो अपना सैलरी वाला कैश बुक बनाया था जिसमें वो मेरा 9100 बैलेंस आ रहा था और बैंक का 9039 आ रहा था बैलेंस। उसके बाद जब मैंने बैंक स्टेटमेंट बना लिया तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या मैं डायरेक्टली विदाउट एडजस्टिंग द कैश बुक में बैंक का स्टेटमेंट बना दूं, तो जो मैंने वो बना दिया था अभी 9100 मेरे से, उसमें से 39 ऐड कर दिया, 100 लेस कर दिया तो 9039। दिस इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैंक बीआरएस विदाउट एडजस्टिंग द कैश। दूसरा चीज मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है ना भाई, मैंने तो स्टेटमेंट लाया, देयर आर सम एंट्रीज व्हिच आई एम सपोज्ड टू डू ना, इंटरेस्ट तो मुझे लेनी है इनकम, तो व्हाट आई विल डू, सिंपली आई विल डू द एंट्री ऑफ इंटरेस्ट इन माय बैंक अकाउंट, इन माय कैश बुक आई विल डू एंट्री, ओके इंटरेस्ट हैज टू बी बुक्ड व्हिच आई हैव नॉट बुक्ड yet, so I will increase my bank account balance by 39 rupees. I will pass an entry bank account debit to interest. I will put my income 39 rupees and debit the bank account debit to 39. What I am just doing, I am adjusting the cash book with when I came to know about some transactions which were not there already in my knowledge. जब मैंने बैंक स्टेटमेंट लाया तब मुझे पता चल गई, तो मैं वो अपनी बुक्स में डाल दूंगा। So what I am just doing, I am updating my cash book which I should have done अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन पहले पता थी। अच्छा कस्टमर ने पैसे दे दिए ना, मुझे नहीं पता था, ठीक है मैं एंट्री करता हूँ बैंक अकाउंट डेबिट टू डेबिट अकाउंट, इंटरेस्ट बैंक चार्ज लगा कोई बात नहीं है, मैं बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक करूंगा। उसके बाद हिसाब करूंगा, अगर मैंने इन एंट्रीज को क्या किया, ये तो तीन मैंने बीआरएस बना दिया, बीआरएस से पहले मैं क्या कर सकता हूं, मैं इन एंट्रीज को ये 39 और 100 की मुझे तो लेनी है ना अपनी बुक्स में, तो मैं कैश बुक को एडजस्ट करता हूं, और कैश बुक को जब मैं एडजस्ट करूंगा तो उसके बाद अगर कैश बुक में बैलेंस निकालूंगा कितना निकलेगा 9039, और जब बैंक में देखूंगा कितना निकला 9039। तो अगर कुछ ट्रांजैक्शंस है जिनको तुम एडजस्ट कर सकते हो तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम क्या करो कैश बुक को एडजस्ट करो, कैश बुक में उनकी एंट्री करोगे और तुम्हारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और हो सकता है कुछ और ट्रांजैक्शंस हो जिनकी वजह से जिनको तुम एडजस्ट नहीं कर सकते, जैसे तुमने चेक दे दिया और वो बैंक में जमा नहीं हुआ है, निकला नहीं है पैसा, तो कोई बात नहीं है, वो तो टाइम में डिफरेंस है, उसको तुम एडजस्ट नहीं करोगे। बट कुछ चीजें हैं जो तुम्हें स्टेटमेंट से पता चल रही है कि हाँ इनकी अकाउंटिंग होनी चाहिए थी, तो तुम उनकी पहले अकाउंटिंग करते हो, उसके बाद जो बाकी डिफरेंस बचे उनका बैंक रिकंसिलिएशन होगा। अगर आपने ये अप्रोच कर दिया, कौन सा अप्रोच कि कुछ डिफरेंसेस थे जिनकी अकाउंटिंग आपने करनी थी, आपने पहले अकाउंटिंग कर दी, बाकी जो डिफरेंसेस बचे जैसे चेक वाली या कुछ और, उनको बीआरएस में ले लिया, या तो सारी चीजों को बीआरएस में ले लिया, उसके बाद में एंट्री करोगे। अगर पहले करता है तो उसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट आफ्टर एडजस्टिंग द कैश बुक, और दूसरा क्या होता है विदाउट एडजस्टिंग द कैश बुक। ये दो एग्जांपल्स थे इसको लेके, ठीक है।
क्रेडिट डेबिट मैंने तुम्हें अच्छे से बोल दिया, प्रिपरेशन भी मैंने तुम्हें बोल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, पासबुक में अगर कोई एरर होगा उसको तुम अपने कैश बुक में ठीक नहीं करते हो। अगर बैंक ने कोई गलती की, किसी और के अकाउंट में पैसा डाल दिया है, जो भी किया है, तो बैंक में जाते हो, फिर पहले डायरेक्टली नहीं जाते हो लड़ाई करने, पहले देखते हो क्या गलती होगी, बाद में पूरा स्कोर होगी ये बैंक की गलती होगी, तब जाके अपने वोचर पेइंग स्लिप लेके बैंक के पास जाते हो और बैंक को बोलते हो उसको ठीक करो। वहां पे जो गलतियां अपने कैश बुक में जो गलती होगी, डबल एंट्री होगी या कैश बुक की एंट्री, कैश कॉलम की एंट्री बैंक कॉलम में होगी या बैंक कॉलम की, वो तुम ठीक करोगे। बट पासबुक में कोई गलती बैंक की वजह से वो तुम खुद से ठीक नहीं करोगे। पासबुक में तुम्हें अथॉरिटी नहीं है अपने हैंड से लिखने की, वो बैंक वाले को, तो बैंक वाले नोटिस में लाओ, वो जाके ठीक करेगा, ठीक है। इस तरीके से ये बीआरएस हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, कंप्लीट हो गया। इसके मैंने कुछ अराउंड 25 एमसीक्यूज, नॉट अ जोक, 25 एमसीक्यूज मैंने इसमें डाल दिए, तो मेरे एमसीक्यूज को सॉल्व कर लो। कोई भी डाउट होगा मुझे मैसेज कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, टॉपिक था, ठीक है। आई होप कि मैं जस्टिस कर पाया इसके। नेक्स्ट लेक्चर में पार्टनरशिप के बारे में है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें थोड़ा सा इशू ये चीज है कि पार्टनरशिप उन्होंने बोला है, पार्टनरशिप अकाउंट करके छोड़ दिया है। अब पता नहीं पार्टनरशिप तो बहुत ज्यादा है, बट आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग द नोट्स प्रेजेंटली आल्सो। आई विल ट्राई टू डू जस्टिस विद दैट टॉपिक आल्सो, क्योंकि पता नहीं है क्या पूछेंगे, बट अज्यूमिंग कि क्या क्या पूछ सके उस हिसाब से मैं नोट्स और लेक्चर बना रहा हूँ आपके लिए। कल जरूर देखिएगा उस लेक्चर को भी, और आज तक जितने भी लेक्चर्स पढ़े हैं उन सबको देख लो, नोट्स को पढ़ लो, पहले लेक्चर्स देखो फिर नोट्स पढ़ लो, या पहले नोट्स पढ़ लो फिर लेक्चर्स देखो फिर नोट्स पढ़ लो, और एमसीक्यूज को सॉल्व करो। कहीं और से बिल्कुल देखने की जरूरत, मैं बार-बार ये बोल रहा हूँ, मैं एक नोट पे कम से कम मुझे 3-3 4-7 घंटे लगते हैं ऑनेस्टली तुम्हारे लिए बनाने में। पहले मटेरियल को देखना है, कहां से लाऊंगा, क्या लाऊंगा, उनको कंपाइल कर देना, फॉर्मेटिंग करना। ऑनेस्टली 3-4-5 घंटे कहीं नहीं हुए हैं, आपके बीआरएस को कम से कम 6 से 7 घंटे लगोगे इस नोट्स को बनाने के लिए। इस उम्मीद से लेके कि आपको एग्जाम में क्या आएगा उस हिसाब से मैं नोट्स बना रहा हूँ, उस हिसाब से मटेरियल बना रहा हूँ। ये सोचते कोई भी बच्चा होगा, जरूरत नहीं कि वो कॉमर्स बैकग्राउंड का, उसको कैसे समझ आएगा, वो कैसे एग्जाम पास कर सकता है। और 6 तो हर टॉपिक के नोट्स में मुझे 5 घंटे लगेंगे, तो उन नोट्स के बाद आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप कहीं लिखो। इट्स नॉट जस्ट नोट, ये मैं सारी चीजें इसमें कवर कर रहा हूं। मैं बोलता हूं इसको पढ़ के अपने और लेक्चर में अपने हैंड रिटन कुछ छोटे-छोटे चीजें बना दो ऑब्जेक्ट टाइप, और ऑब्जेक्ट टाइप में 20-25 तो डाल रहा हूं एमसीक्यूज। तो अगर हमारे मतलब आपकी बुक में 15 थे सिलेबस में, बट मैंने वो तोड़ के अच्छे से देखे 22 टॉपिक्स बनते हैं हमारे, मतलब 22 लेक्चर्स भी होंगे हमारे, उसके लेक्चर्स की ज्ञान थोड़ी ज्यादा भी 22 लेक्चर्स, 22 टॉपिक्स, हर में से 20-20, तो हमारे 300 से 400 एमसीक्यूज बन रहे हैं। और कहां से तुम्हें देखने की जरूरत है, ज्यादा नॉलेज भी देखोगे ना वो भी तुम्हारे यहाँ कम भी हो सकता है, बट मैं बाकी बुक्स का नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उनमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं अकाउंटेंसी पढ़ाता हूँ, मुझे पता है क्या आ सकता है। अब थोड़ा मैं भी इधर उधर देख लिया हूँ, एक एक्सपीरियंस होता है, मैं सीए किया हूँ, तो मैंने अकाउंटेंसी को हाईएस्ट लेवल इंडिया में वो मैं कर चुका हूँ, तो पता है कि क्या पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसी चीज को लेके मैं तुम्हें भी नोट्स बना रहा हूँ, तो तुम्हें बिल्कुल घबराना नहीं है। मत देखो कि तुम्हारे व्हाट्सएप पे आ गया 5 ग्रुप्स में ऐड हुए हो और वहां पे देखा तुमने ये नोट्स ये भी आएगा वो भी आएगा, ज्यादा पढ़ोगे ना तो वो भी प्रॉब्लम है। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए, चाहे वो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने स्ट्रेटजी फॉलो करती है और जो मुझे लगता है वो ये चीज है कि व्हाट इज द राइट मटेरियल यू नीड टू स्टडी, और वो राइट मटेरियल एक आइडेंटिफाई करो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कोई एग्जाम है तो 10 ऑथर्स की बुक पढ़ते हो, ऐसा करते हो क्या? जब तुम्हारा स्कूल में एग्जाम होता है, कॉलेज में एग्जाम होता है, तो क्या 10 ऑथर्स की बुक्स पढ़ते हो? देयर आर बुक्स ऑफ 10 ऑथर्स ना, तो क्या तुम 10 ऑथर्स की बुक पढ़ते हो? नहीं करते हो ना, तब क्या करते हो तुम लोग? एक बुक लेते हैं जो हमें अच्छी लगती है और उसको पढ़ते हैं। और ऑनेस्टली मैं बोलता हूं आपको, अकाउंटेंसी जो मेरी नोट्स है उसके बाद बगैर आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं। 30 ऑब्जेक्ट्स है, इंशाल्लाह 30 ऑब्जेक्ट्स इसी बुक से आ सके, मैं उसमें गारंटी नहीं दे सकता हूं, बट मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मैं जो नोट्स बना रहा हूं आपको ऑनेस्टली आपके लिए कहीं और से देखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम किसी बुक से देखो जो ऑथेंटिक बुक है एनसीईआरटी की, तो तुम्हें लग रहा है ठीक है, तुमने जो तुम कॉमर्स बैकग्राउंड के हो और तुम्हें और मटेरियल चाहिए और तुम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड पर लेक्चर्स देख के हमें समझ आ गया क्या है, हम किसी और बुक से पढ़ते हैं, आई सजेस्ट किसी बुक से पढ़ो। व्हाट्सएप पे जो बुक्स आए हैं मेहरबानी करके उनको मत, मैंने देख लिया, मैंने अपने ग्रुप में दिखा भी दिया, एक ऑथर ने ट्रेडिंग काउंट किया था और उसने क्या छिपा दिया। इसी तरह से एमसीक्यूज उठा के कहीं से बुलाते हैं, इनको मत देखना। तुम्हें कोई भी बुक पढ़नी है तो एनसीईआरटी की जो बुक्स है, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे उनकी बुक्स है, अराउंड 12 की, वहां पे देखो तुम्हारे क्या टॉपिक्स है, वहां से पढ़ो। बट फॉर हेवन सेक व्हाट्सएप बुक्स ऐसे ही कोई आके अपना अकाउंटेंसी को एक्सपर्ट बोलता है, इंस्टीट्यूट होता है, उनकी बुक्स को मत फॉलो, या वो किसी और का एक्सपर्ट होता है अकाउंटेंसी को, मैं समझता हूं ठीक है, वो मैं अपने आप को ही नहीं बोलता, बट कोई और भी हो सकता है। बट कोई ये होता क्या है कि उससे सारे भी बुक्स होते हैं, हाउ कैन अ पर्सन बी अ मास्टर ऑफ ऑल
ट्रेड्स, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता ना, मैं भी बोलता मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, होपफुली पढ़ा भी सकता हूँ, बट मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक्स। क्यों? मुझे लगता है मैं उतना जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपने कैरियर में इकोनॉमिक्स एक बार पढ़ी है, बट मैं अकाउंटेंसी मैंने अपने कैरियर के हर स्टेज में पढ़ी और अभी भी पढ़ रहा हूँ। तो भी मुझे लग रहा है मैं अकाउंटेंसी में जस्टिस करूंगा। तुम लोग क्या करते हो, किसी का भी नोट आते हैं उसके नोट इसके नोट में पढ़ लेते हो, और या तो वो ठीक है सारे अच्छे होंगे, मैं नहीं बोलता कि हर किसी में गलत हो सकता है वो सारे अच्छे, पर तुम्हारे लिए मटेरियल इतना जमा हो रहा है कि तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास मेमोरी है उनको सब याद रखने की, तो अपने टाइम को बोलने की स्मार्टली यूज करो। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम्हारा वो रट्टा पावर नहीं देखा जाएगा यहाँ पे, तो इसलिए ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जो पढ़ोगे ठीक से पढ़ो। ट्रक से निकला मेरे नोट्स, क्योंकि बहुत मैसेज मुझे आ रही है, सर हमें बता दें कहीं और से पढ़ने की जरूरत है, कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये नोट्स सफाइस करेंगे। इन्हीं को पढ़ो, दो तीन बार पढ़ो, अगर एक बार पढ़ के तसल्ली नहीं हो रही 2-3 बार पढ़ो, लेक्चर्स को देख लो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वन से तुमने अच्छे से कर दिया ना ये नोट्स और ये लेक्चर्स, उसके बाद अगर तुम्हें जाना है कहीं पे, तो ऑथेंटिक जो बुक्स है एनसीईआरटी की या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया की, उनकी वेबसाइट पे जाओ, वहां से जो नॉलेज वहां से जो बुक्स है वो देख लो। अगर तुम्हें देखने की जरूरत है, ऐसे जस्ट मत ही देखो यार, क्यों जरूरत है? अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं तुम्हें और क्वेश्चंस चाहिए, तो जो ऑथेंटिक क्वेश्चंस है ना वो भी देख लो प्लीज। ऑनेस्टली मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज देखे इस चक्कर में, जब मैं नोट्स बना रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ बुक्स को इधर कोई बुक शेयर कर रहा है फेसबुक पे आ रहे हैं, पता नहीं क्या एमसीक्यूज डाले होते हैं और नीचे आंसर्स भी गलत होते हैं, उससे तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड का लड़का ना वो थोड़ा फिर भी दिमाग लगा सकता है, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड को उसको लगेगा ये सही है, वो रख लेगा ये चीज, और एग्जाम में आया तो उसका गलत हो जाएगा। तो प्लीज प्लीज फॉर हेवन सेक ज्यादा कहीं से देखने की जरूरत नहीं है। जो मैं नोट्स बना रहा हूँ नोट्स को अच्छे से देख लो, पढ़ लो, 2-3 बार पढ़ लो, अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, ऑब्जेक्टिव टाइप जो मैंने दे दिए हैं। और कुछ बच्चे मैं देख रहा हूँ कि वो मुझे बाद में पूछते हैं सर आप एमसीक्यूज भी दोगे? अरे मैं हर नोट में एमसीक्यूज दे रहा हूँ भाई मेरे, पढ़ लो ना उनको, जब तक नोट्स ही नहीं पढ़ते आधे बोलते हैं हम डायरेक्टली लेक्चर्स देते हैं। मैं थक गया बोलते बोलते कि लेक्चर्स जो है सीक्वेंस में देखो, सीक्वेंस में देखो, पहला लेक्चर दूसरा। मैंने अपने टॉपिक के हिसाब सिलेबस के हिसाब से लेक्चर्स नहीं रिलीज कर दिए। लेक्चर था तो पहले लेक्चर रिलीज कर दिया, नीचे रूल्स ऑफ जर्नलिज्म का है। मेरे पास एक विजन है कि कहां से स्टार्ट करके कहां ले जाना है बच्चे को। मैंने आज बीआरएस बाद में बना दिया ना, ऐसा क्यों? मतलब बीआरएस क्या है, क्योंकि मुझे पता था आप तब कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा। फिर जो एंसिलरी चीजें हैं फिनिशिंग टच देना था वो फिनिशिंग टच दे, पहले तो बिल्डिंग तो खड़ा करता ना। तुम्हारे सिलेबस वाले वो तो कुछ भी डाल देंगे, उनको थोड़ी उस चीज से गरज है, उनको है कि मुझे पूछना है तुमसे, वो तो कहीं भी कुछ डाल सकते हैं। तो तुम लोग आके आज कैश बीआरएस देख लिया और पुराना पता ही नहीं है तुम्हें क्या चीज है, कैश बुक क्या है, तो कैसे तुम्हें समझ आएगा? मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा जो प्ले लिस्ट है अकाउंट स्टेटमेंट का प्ले लिस्ट, जो पहला लेक्चर है वहां से देख लो, सीक्वेंस वाइज आएगा तुम्हारा प्ले लिस्ट। मेरे चैनल पे जाओ, प्ले लिस्ट पे जाओ, सीक्वेंस वाइज आओ। अगर आज तक भी नहीं देखे ना तो सीक्वेंस वाइज देख लो, ऐसे नहीं कहीं से उठा के रैंडमली कोई भी लेक्चर देख लो, तो उतना समझ नहीं आ जाएगा तुम लोगों को। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ किस लिए कर रहा हूँ? मैं इस सीक्वेंस को पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसी से समझ आएगा। मैं आज जो बात कर रहा हूँ इसका लिंक है कि मैंने वॉचर पढ़ा था, तभी तो आज मैं वॉचर, तुमने वॉचर देखा ही नहीं है तो तुम्हें क्या समझ आएगा तब मैंने क्या बोला था? तो इसलिए सीक्वेंस में पढ़ो, फिर नोट्स को पढ़ो, लेक्चर्स को देखो सीक्वेंस में, और नोट्स को भी सीक्वेंस में पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आज बैलेंस शीट का नोट पढ़ दिया और ट्रायल बैलेंस पता नहीं है ट्रायल बैलेंस क्या होता है, और मैं 10 बार ट्रायल बैलेंस का नाम ले रहा हूँ। तो क्या करना है तुम लोगों को, जो भी मैंने नोट्स दे दिए उनको सीक्वेंस में पढ़ लो। अगर आज से स्टार्ट कर रहे हो तो उस नोट को पढ़ लो और फिर जाकर उस वीडियो को देख लो। इस तरीके से वो टारगेट कंप्लीट होगा अगर सीरियस हो अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए, और कहीं और से देखने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू नोट्स के लास्ट में उनको जरूर देख लो, ठीक है? कहीं पे गलती हो रही है, तुम्हें गलत हो रहा है आंसर, उसको भी अपने रफ पे नोट जो तुम्हारे है उन पे लिख के रखो कि ये पॉइंट पे दिस इज द आंसर, ये मैं भूल जाता हूँ, ताकि 2-3 बार उसको भी पढ़ोगे, एग्जामिनेशन डे में भी पढ़ोगे तो तुम्हें वो आ जाएगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही, ज्यादा बातें बोली, बट जो ग्रुप पे मुझे पर्सनल मैसेज आते हैं उससे मुझे लगा ये चीजें हैं, बच्चों को कंफ्यूजन है, कब तक मैं खाली बच्चों को समझा दूंगा, तभी मैंने सोचा कि आज के लेक्चर के बाद में इस चीज को भी कवर कर दूंगा, ठीक है? कल मिलते हैं पार्टनरशिप के लेक्चर के साथ।